आपको लाइफ में अप्लाई करते आने को ना, उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग में डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मेन ब्रांच है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 3 मेन ब्रांचेस है उसमें। तो ये 3 ब्रांचेस, इसको कोर ब्रांचेस बोलते हैं। उसके बाद जो आता है वो हमारा ऑटोमेशन आने के बाद आई हुई ब्रांचेस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और आईटी, इस तरह के ब्रांचेस। तो इन सारे ब्रांचेस में फिजिक्स तो हमको लगने ही वाला है। लेकिन फिजिक्स का कुछ सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहते हो तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूं आगे जाकर, तो आपको एसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें आपको अच्छे से मतलब फील करके सीखना है। इसका एप्लीकेशन लाइफ में करना है ना। इस तरह का एटीट्यूड लेना है कि ये मुझको जिंदगी भर लगने वाला है, और ये सारी चीज आपको जिंदगी भर लगने ही वाला है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप मैकेनिक्स पर ज्यादा फोकस करो, मतलब इसका फील लेने की कोशिश करो, मैं लाइफ में इसको कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफी अप्लाई होता है। अगर आप मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट फिजिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप सीएस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी सीएस का बहुत बूम है, अगर आप अभी सीएस करना चाहते हो, सीएस करने वालों आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सीएस जो है एक एप्लीकेटिव इंजीनियरिंग ब्रांच है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट देखे हमको इसके अकॉर्डिंगली एक एप्लीकेशन बना के दो, तो उसके लिए आपको फ्लूइड का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सीएस करने वाले हो या फिर आईटी करने वाले हो तो फिजिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी भी करना पड़ेगा भले ही आप सीएस में हो। ठीक है, ये रहा इंजीनियरिंग वाले की बात। अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल वाले की। मेडिकल वाले जो जो लोग मेडिकल करने वाले हैं, जो लोग मेडिकल करने वाले हैं उनका अगर मैं देखूं फिजिक्स में ज्यादातर इक्वल लेफ्टिंग, ओके कोई बात। जो मेडिकल करने वाले हैं अगर उनकी उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेडिकल जो करने वाले हैं उनको फ्लूइड्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ऑप्टिक्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, वेव्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे जो मेडिकल के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, ये सारे सेक्टर में बात करने वाले हैं। ये हो गया मेडिकल और ये हो गया अपना इंजीनियरिंग में। अब मैं आपको पूछता हूँ, आप में से कितने बच्चे सिर्फ सर इंजीनियरिंग का फिर से बताओ। इंजीनियरिंग का समझ लो, इंजीनियरिंग के देखो ब्रांचेस समझ लो। सबसे पहले इंजीनियरिंग के 3 कोर ब्रांचेस होते हैं। इंजीनियरिंग के 3 कोर ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहली होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है सिविल इंजीनियरिंग और एक होती है इलेक्ट्रिकल। 3 कोर ब्रांचेस। उसके बाद जब से ऑटोमेशन आया है, ऑटोमेशन आने के बाद और 2-3 ब्रांचेस आ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सीएस और आईटी। हमारे फिजिक्स में इंजीनियरिंग अगर आपको पढ़ना है तो पूरा फिजिक्स आप देख लो, पूरा फिजिक्स आपको इंजीनियरिंग करना तो पढ़ना ही पड़ेगा। पर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैकेनिक्स को ज्यादा फील करके पढ़ो। मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो मैकेनिक्स को ज्यादा फील करके पढ़ो, क्योंकि मैकेनिक्स आगे जाके बहुत यूज होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में एसी सर्किट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे चैप्टर्स आने वाले, इलेक्ट्रिक वाले सारे है ना, मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर आने वाले हैं। तो इस पर मैकेनिक्स तो आपको सबको करना ही करना है, साथ ही साथ आपको ये सारे चैप्टर पर भी फील करना है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और उसके बाद अगर आप सीएस करना चाहते हो, सीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हो, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको हर हर ब्रांच का नॉलेज जरूरी है। हर ब्रांच का नॉलेज जरूरी है। उसके लिए फिजिक्स आपको वही हेल्प करता है, हर ब्रांच का नॉलेज आपको फिजिक्स ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो और वो एप्लीकेशन मैकेनिकल बेस्ड कंपनी है, तो आपको मैकेनिकल का भी नॉलेज रहना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ मतलब वो एप्लीकेशन पता रहेगा तो ये आप लोग एप्लीकेशन बना पाओगे, राइट। अभी फिलहाल जो है बूम चल रहा है सीएस और आईटी का। अगर आप चाहते हो इंजीनियरिंग करना और ब्रांच कौन सी चूज करना, तो अभी बूम चल रहा है, मतलब जॉब्स ज्यादा मिलते हैं सीएस और आईटी में। मेरे वक्त सीएस और आईटी में ज्यादा जॉब्स नहीं थे, मेरे वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा जॉब्स थे। सो दैट मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने चूज किया था। अभी जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा सीएस और आईटी में है, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है और हर कोई मेरे जैसा बंदा अपनी खुद की कंपनी बना रहा है। अब खुद की कंपनी स्टार्टअप करने की वजह से हमको इंजीनियर की जरूरत पड़ी। तो अभी फिलहाल अब देखा जाए तो सीएस और आईटी में बूम है। 4 साल के बाद बता नहीं सकते किस चीज में बूम आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्रांच चूज करना पड़ेगा। और फिजिक्स को अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स फिजिक्स जो है, अब रहे बात रहे कि रहे अपने बाकी के लोग जितने बचे हुए हैं, राइट। तो आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ बोर्ड्स के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स वाले।
एक जरा मैं चैट बॉक्स देख लूं, आप में से कितने लोग हैं जो बोर्ड्स के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? कोई भी नहीं, एक भी मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब बोर्ड्स के लिए कोई भी नहीं है आप में से? पूर्व आप हो, और मतलब पूर्व आपने डिसाइड नहीं किया फिलहाल मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है? आपके लिए बहुत सारे, जिसने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी, बीएससी, बीसीए, बीएससी, बीबीए, बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। श्रेयसी आप भी? ओके ओके, देख लेंगे हम, देखेंगे, बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। आप में से ना, मैं आप लोगों का प्रोफाइल देख रहा था, आप में से कुछ लोग सीए सीए के लिए बोल रहे थे, करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत से लोगों ने सीए करने वाले हैं करके डाले थे। आप में से वो लोग है क्या जिन्होंने सीए का मैसेज डाले थे? देख लो जरा, सीए करना चाहती हूँ करके 2-3 लोगों के सीए का दिखा था मुझको। चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, 1 मिनट। सीए, सीए वाले को ना जरा एक बार मैसेज करो फिर से। सभी आप हो सीए वाले? ओके ओके, सीए मतलब इनका देखो, इनका कितना डिफाइंड इनका मतलब करियर पाथ है, वो लोग सीए करने वाले। और आप में से कोई एक बंदा था जिसने पर्टिकुलर डेंटिस्ट बनूंगा करके लिखा था, डेंटिस्ट वाला कौन है जरा एक बार बताओ, डेंटिस्ट कौन है, डेंटिस्ट? शायद वो नहीं है हमारे साथ। आ भूमिका, आपने डेंटिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, आपने डेंटिस्ट ये फील्ड चूज करके आधा टेंशन तो कम ही कर दिया, है ना? अभी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहेंगे, मैं करूँ क्या, तो आपने फिक्स खुद का एक करियर बना के रख लिया कि मैं डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप में से ऐसा कोई है जो एनिमेशन सेक्टर में जाना चाहता है? एनिमेशन, सीजीआई, वीएफएक्स, या फिर सर ये क्या इंटरेस्ट है? होता ये क्या होता है? है? एनिमेशन, एनिमेशन। एनिमेशन पता है? एनिमेशन मूवीज होते हैं अपने। यस सर। हाँ, और अपन मूवीज के अंदर सर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती है गुंजन, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी होंगी अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाओ, क्योंकि अभी उस चीज का बूम है। अभी अभी मतलब मूवीज का, फिल्म्स बना, मैं फील्ड है क्या, मैं फील्ड है, बिल्कुल फील्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत फील्ड है। आईआईटीज में बहुत सारे कोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको कई सारे कोर्सेस मिलती है, ठीक है? चलो हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे वीएफएक्स डिपार्टमेंट यानी क्या होता है, हम लोग मूवीज बनाते हैं, जैसे बाहुबली एक मूवी है, उसके अंदर हर चीज आर्टिफिशियल है, जैसे झरना जो गिरता था वो रियल थोड़ा ना था, वो कंप्यूटराइज बनाया था ना, तो वो चीज बनाना, उसके अंदर काम करना, तो वहां काफी बूम है फिलहाल, वीएफएक्स, है ना? सीजीआई ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए एनिमेशन बनाना, है ना? तो बड़ी बड़ी मूवीज होती है, अभी छोटे छोटे एड्स में भी अभी वीएफएक्स का यूज होने लगा है, तो वहां पर काफी आपका। सर मोबाइल प्रोसेसर बनाना के लिए क्या करना पड़ेगा? मोबाइल प्रोसेसर के लिए आपको चैतन्य जाना पड़ेगा, तो आपको सीएस लेना पड़ेगा या फिर आईटी लेना पड़ेगा, ठीक है? मोबाइल अगर अगर आप प्रोडक्शन की कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हो तो सीएस और आईटी ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसर अगर आप काम करना चाहते हो तो किसी कंपनी में रहने के बाद खुद का मोबाइल प्रोसेसर के लिए काम कर सकते हो। सीएस और आईटी वुड बी बेटर फॉर यू। लेकिन अगर आप वीएफएक्स यानी इसके अंदर जाना चाहते हो तो कई सारे डिपार्टमेंट्स है, एक पर्सनल डिप्लोमा भी होता है 12th के बाद एनिमेशन के लिए और वीएफएक्स के लिए, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो उसके अंदर फिजिक्स का बहुत यूज होता है। अगर आप में से कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो हम लोग जब ऑफलाइन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहते हैं, मतलब कैसा। तो उसके लिए अगर आप वीएफएक्स आर्टिस्ट या फिर एक एनिमेटर बनना चाहते हो तो आपका क्रिएटिविटी और आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है मुझ में ये वाली एबिलिटी है क्रिएटिविटी और एनिमेशन में करने के लिए, मेरी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर ये आपका अच्छा है तो आप उस सेक्टर में करियर बना सकते हो, ठीक है? तो अगर आप वीएफएक्स आर्टिस्ट या फिर एनिमेशन आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर ग्राफिक डिजाइनर भी बनना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट चीज है। फिजिक्स, फिजिक्स आपके लिए परफेक्ट चीज है, आपको फिजिक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे करियर वाइज। मैं बहुत खुश हूँ जिन लोगों ने डेंटिस्ट वगैरह चुना है, मतलब वो फोकस्ड है अपने करियर के लिए, मुझे क्या करना है, और आपको उसी तरह से उसी पाथ में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी 2 साल के लिए, ठीक है? अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है हमारे हमारे करियर के हिसाब से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको सीएस लेना पड़ेगा या फिर आईटी। आईटी वुड बी ग्रेट इफ यू वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन जाओ, मेरे कई सारे दोस्तों के स्टार्ट है, आपको जॉब भी मिल जाएंगी अगर इफ यू वांट टू वर्क एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद बस लाइफ जो होती है कॉर्पोरेट लाइफ हो जाती है, कॉर्पोरेट लाइफ हो जाती है। इफ यू आर रेडी टू डू दैट कॉर्पोरेट लाइफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वुड बी ग्रेटर फॉर यू, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी,
अब हम लोग बात करते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर हर जगह होता है सुयश। प्रोडक्ट मैनेजर अगर आप बनना चाहते हो, प्रोडक्ट मैनेजर हर जगह होता है। हर चीज प्रोडक्ट है। मेरा सॉफ्टवेयर भी एक प्रोडक्ट है, तो उसका प्रोडक्ट का मैनेजर बन सकते हो। अगर आपको मैनेजिंग फील्ड में जाना है तो आप लोग ग्रेजुएशन के बाद एमबीए जा सकते हो, एमबीए की तरफ। एमबीए करो, एमबीए के बाद किसी भी जगह प्रोडक्ट मैनेजर एज ए मैनेजर आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैं किस प्रोडक्ट में जाना चाहता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैकेनिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम लोग अभी आपके टेक्स्ट बुक में टाइम देख लेते हो। आपके टेक्स्ट बुक में जो बातें दी है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक में बोला है फिजिक्स रिलेटेड विथ मैथ्स। फिजिक्स रिलेटेड विथ मैथ्स, तो तो देखो, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ मैथ्स। तो अभी हमको इतना सारा, हमने 2 हफ्ते तक जो भी किया है उसके अंदर मैथ्स तो भर भर के था ही, राइट। पर उसमें से बेसिक टूल जो है मैथ्स। अब देखो मैथ्स जो है ना, मैथ्स मैथ्स को बनाया ही फिजिक्स के लिए गया है। मैथ्स को बनाया ही फिजिक्स के लिए गया है। मैथ्स में सबसे काम की चीज है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस यानी क्या है? कैलकुलस जो है, कैलकुलस के अंदर हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे कैलकुलस में आता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी क्या है, इंटीग्रेशन यानी क्या है? आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चल रहा है ना आपका अभी? यस, आपका भी नहीं सर, डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन चल रहा था ना, आप बोले थे ना। बंद हो गया। क्यों बेटा, क्या चल रहा है फिर अभी? दूसरे सर आ गए, फिर से पढ़ा रहे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में उन्होंने जो सिखाया था, देखो ऐसा कुछ तो भी डीएक्स लिखा था, राइट। और इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ तो भी लिखा था, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? हम लोग जो माइनस करते हैं ना, माइनस माइनस वजा बाकी, ये डिफरेंशिएशन है। हम जो ऐड करते हैं ना, ये इंटीग्रेशन है। अब क्या हो गया जब फिजिक्स, अब मुझे जरा सा गेस करो, ये है कैलकुलस मैथ्स का पार्ट, लेकिन मुझको बस एक साइंटिस्ट का नाम दो, रैंडमली तुम चूज करो, बस गेस करो कि ये कैलकुलस किसने किसने इन्वेंट किया होगा। जरा एक बार गेस तो करो, किसने कैलकुलस इन्वेंट किया होगा? तुक्का मारो, नाम लो साइंटिस्ट का है। कैलकुलस। किसने? उस साइंटिस्ट का नाम है, जिंदगी भर का सारा फिजिक्स इसने किया अकेले ने, न्यूटन। न्यूटन क्या हो रहा था, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, उसको कैलकुलेशन में दिक्कत आई, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए उसने कैलकुलस किया। कैलकुलस किया, कैलकुलेशन में बहुत अलग अलग चीजों को ऐड करना पड़ता था। ऐड करने के लिए जो अपनी कन्वेंशनल मेथड थी बहुत डिफिकल्ट थी, इसलिए उसने इंटीग्रेशन बनाया। इससे बहुत इजीली चीजें, बड़ी बड़ी चीजें ऐड हो जाती, बहुत सी चीजें में से कुछ चीजें माइनस करनी पड़ती है, छोटी सी चीज निकालनी पड़ती है, इसलिए उसने डिफरेंशिएशन बनाया। तो दिस इज द रिलेशन। मतलब आप लोग समझ सकते हो, फिजिक्स के लिए ही मैथ्स बना है, इसलिए मैथ्स बहुत जरूरी है। ठीक है, याद में रखना। कैलकुलस जो है न्यूटन और एक साइंटिस्ट है लेबनीज, आई थिंक लेबनीज ही नाम है उनका, लेबनीज। एक बार जरा चेक कर रहे हैं ना, लेबनीज, इन लोगों ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया। सबसे पहला पार्ट, ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमने ये पहला पार्ट डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स विद रिलेटेड विद मैथ्स। चलो, आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट बना लो इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिक्स विद केमिस्ट्री। फिजिक्स विद केमिस्ट्री, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। फिजिक्स विद केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेटेड है? देखो केमिस्ट्री आप देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब एटम और मैटर, मैटर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, इसके ऊपर केमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इन्वेंशन किसने किया? फिजिसिस्ट ने ही किया, उनका नाम है जे थॉमसन। अकेले साइंटिस्ट नहीं थे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कई सारी चीजें हैं। तो बेसिक चीज जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है, वो फिजिसिस्ट लोगों ने ही निकाला। उसके बाद केमिस्ट्री का हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि भाई फिजिक्स ने ही केमिस्ट्री को जन्म दिया, फिजिक्स ने ही मैथ्स को जन्म दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फिजिक्स और बायोलॉजी के कंसेप्ट। फिजिक्स एंड बायोलॉजी, देखो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स एंड बायोलॉजी के बारे में। आप में से जितने बायो बायो वाले हो,
देखो अब मेरी बात सुनो, फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है कन्वेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेली लाइफ में बायोलॉजी के जो हम लोग इक्विपमेंट देखते हैं वो लिस्ट आउट करेंगे और सारे इक्विपमेंट में लगने वाले फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास जितना कम टाइम है उतने कम टाइम में हम लोग सारे जो हम लोग बायोलॉजी में लगने वाले, मेडिकल साइंस में लगने वाले, जितने भी फिजिक्स में लगने वाले कंपोनेंट है फिर मशीन है, लिस्ट आउट कर देते हैं और सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। चलो बायोलॉजी, फिजिक्स विद बायोलॉजी विथ बायो। देखो मैं बारी बारी से मुझको जो कंपोनेंट पता है जो मेडिकल लाइफ में यूज होने वाले मशीन्स के बारे में, सबसे पहले देखो बीपी मेजर करने वाली मशीन पता है आपको, बीपी फुसफुस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मेजर करने वाली है ना, उसके अंदर भी फिजिक्स है, उसके अंदर की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। एक्सरे, एक्सरे पता है, यू नो अबाउट एक्सरे, एक्सरे मशीन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हड्डी दिखता है। अच्छा, एक्सरे के बाद सीटी स्कैन। अभी तो बहुत लोगों ने सीटी स्कैन किया है कोरोना की वजह से, यू नो अबाउट Yes, सीटी sir. स्कैन, Yes. सीटी Yes, sir. चलो इसके अंदर की फीस के बारे में बात करेंगे। एमआरआई, एमआरआई व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई नाम सुना है? एमआरआई मशीन, एमआरआई स्कैन, Yes, sir. Yes, sir. एमआरआई स्कैन, इसके बारे में Yes, बात करेंगे। और कौन सी मशीन है बताओ? सीटी स्कैन, एमआरआई, और कोई मशीन आपको पता है जो आप अपने, हाँ अल्ट्रासाउंड, क्या बोलते हैं उसको, Sonography. अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है तो ECG. सोनोग्राफी, सोनोग्राफी, Sonography. सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड यूज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अपना ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर भी तो एक मशीन है, ऑक्सीमीटर पता है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन मेजर करता है, देखेंगे वो ऑक्सीजन कैसे मेजर करता है, ऑक्सीमीटर। चलो जगह खत्म हो गई, चलो वन बाय वन दिस, ये 6 चीजों के बारे में बात करेंगे और हमको फिजिक्स में कौन से चैप्टर में इसके बारे में हमको पता चलेगा वो देखेंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो मशीन होती है ना, कुछ ऐसी फुसफुस वाली मशीन होती है, फुसफुस वाली मशीन कंप्रेशन प्रेशर पे काम करती है, सिस्टोलिक और ऊपर वाला प्रेशर हमको बताता है वो। ठीक है, इसके लिए हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमारा फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स। याद रखो चैप्टर के नाम, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, प्रेशर किस तरह से हमारे उसमें से बहने वाला फ्लूइड का प्रेशर हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही अभी हम लोग, आपके जो सीनियर्स जो लोग हैं ना उनके साथ हम लोग एम्स, एम्स पता है ना, एम्स की एग्जाम आप देने वाले होंगे, एम्स की एग्जाम। जो लोग जो मेडिकल वाले हैं ना वो लोग एम्स की एग्जाम उन्होंने देना ही देना है नीट के साथ। ठीक है, तो एम्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर क्या सवाल था, यही कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड था। तो उन्होंने क्या फाइंड करने लगाया था कि भाई हार्ट का पावर फाइंड करो, हार्ट का पावर फाइंड करो, हार्ट का पावर फाइंड करो। हार्ट का पावर फाइंड करने के लिए हमको जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज रक्त नलिका, उसका हमको रेडियस देखे था, उससे हमने एरिया निकाल लिया, उसका रेडियस देखे था, और प्रेशर, ब्लड प्रेशर देखे था। मतलब हमने एरिया निकाला, प्रेशर निकाला, दो चीज थी, उससे हमको हार्ट का पावर निकालना था, वो क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन हमने सॉल्व अभी प्रीवियस, आप यूट्यूब में होगा शायद, नहीं होगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे एम्स के। तो एम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, दिल का पावर निकालो, आपको प्रेशर देके रहेगा, आर्टरीज का रेडियस देके रहेगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेडिकल फील्ड में जाना जाता है। सेम इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबके लिए फ्लूइड तो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एमपीएससी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं फ्लूइड। ठीक है, इसमें अंदर प्रेशर डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। एक्सरेज, एक्सरेज हम सबको पता है, एक्सरेज मतलब हमारी हड्डियों तक को वो एक इमेज करके बता देता है, राइट। इसके अंदर हमको लगने वाले कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स और वेव्स, बारी बारी समझते हैं। जो वेव होते हैं ना, एक्सरेज, एक्सरे ये एक लाइट है, राइट, लाइट है। इस लाइट का वेवलेंथ ना 0.0001 नैनोमीटर वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्बडा से इतना छोटा होता है, तो वो हमारे स्किन के भी आर पार होके जाता है, बस हमारे हड्डियों के आर पार नहीं होती, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम होता है, कैल्शियम को आर पार होके जाता नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ से मैं एक्स रेज डालूंगा तो मुझको यहाँ पर वो इमेज प्रोजेक्ट होती है, जिस तरह से हमारा शैडो प्रोजेक्ट होता है उसी तरह से हमारे हड्डियों का शैडो प्रोजेक्ट होता है, वो हमको एक्सरे बताता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको सीखने के लिए हमको पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिक्स एक वेव है, हमको वेव मैकेनिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा अलग सेक्शन है फिजिक्स का, 12th में पढ़ूंगे आप लोग। ठीक है, सिमिलरली सीटी स्कैन, सीटी स्कैन क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीटी स्कैन क्या होता है? बॉडी की सीटी वो स्कैन, इमेज।
सीटी स्कैन इज नथिंग बट एक्सरे ओनली। सीटी स्कैन एक्सरे ही है। एक्सरे अगर एक टाइम पे एक एक्सरे निकालता है ना, सीटी स्कैन एक टाइम पे 300, एक टाइम पे सीटी स्कैन जो है 300 एक्सरे निकालता है हमारे पूरी बॉडी का, ठीक है। सीटी स्कैन हमारे बॉडी की यूज करते हैं। सीटी जो सी और टी है ना, यहाँ पे सीटी का मतलब होता है कंप्यूटराइज, कंप्यूटराइज टोमोलॉजी, LOGY, कंप्यूटराइज टोमोलॉजी। सीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज टोमोलॉजी। कंप्यूटर के जरिए हम लोग एक्सरे का पूरा डेटा निकालते हैं हमारे बॉडी का। एक्सरे हमारे किसी एक चीज का निकालना होगा तो उसका निकालते हैं। अगर हमारे पूरी बॉडी का हमको एक्सरे निकालना है, हड्डियों के बारे में जानना है, तो सीटी स्कैन, राइट। सेम कॉन्सेप्ट। इसके अंदर भी हमको ऑप्टिक्स और वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। सीटी स्कैन के अंदर एक और एक कॉन्सेप्ट आता है सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, तो वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एमआरआई के बारे में बात करें। व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई स्कैन में क्या करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक हाँ, मैग्नेटिक, रिसोनेंस। हाँ बराबर। एमआरआई का फुल फॉर्म देख लेते पहले और एमआरआई का काम देख लेते। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो अब देखो, मैग्नेटिक ये वर्ड आ गया ना, वो मशीन होती है, इस तरह की गोल मशीन होती है, उसके अंदर हमारी पूरी बॉडी अंदर जाती है। तो वो जो गोल मशीन होती है ना, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारी बॉडी जब उसके अंदर जाती है, तो साथ ही साथ जो काम हमारा एक्सरे करता है, एक्सरे हमारे बॉडी के बारे में, हड्डियों के बारे में बताता है, वो सेम काम ये करती है। साथ ही साथ आपके जो ऑर्गन्स है, उसमें कुछ अगर फेलियर होगा या फिर उसमें कुछ डिफिकल्टी होगी, तो ऑर्गन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको एमआरआई देता है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे स्किन के अंदर जाती है। हमारे स्किन के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स वाइब्रेट होते हैं। प्रोटॉन्स वाइब्रेट होने के बाद एनर्जी बाहर निकलती है। अगर ये हमारा हेल्दी होगा स्किन, तो अच्छी एनर्जी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अगर वीक होगा तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी की स्टडी के हिसाब से हम लोग एमआरआई की स्टडी करते हैं, राइट। इसके अंदर हमको मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आपको आईसीयू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। देखो आईसीयू के अंदर ना एक बॉक्स देखा होगा आप लोगों ने, हाँ बॉक्स देखा होगा, और उसके अंदर देखो एक बॉक्स के अंदर इस तरह से कुछ भी दिखता है, राइट। Yes, sir. आईसीयू के अंदर इस तरह का कुछ बॉक्स होता है जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस हमको दिखते हैं, राइट। तो वो फ्लक्चुएशन इट इज नथिंग बट वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये इसके लिए हमको अगर आईसीयू में जाना है, अगर आप आईसीयू में कुछ काम करते हो, उस तरह की मशीन्स में जाते हो, तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप आईसीयू में जाते हो तो वोल्टेज क्या होता है, टाइम क्या होता है, वोल्टेज टाइम ग्राफ क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी देखो, सोनोग्राफी मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी का, अगर हमको वूम के अंदर का बेबी चेक करना है, तो हम लोग एक गन यूज करते हैं। वो क्या करती है, हमारी जो बैट्स अल्ट्रासाउंड जो निकलती है ना, अल्ट्रासाउंड, वो गन से अल्ट्रासाउंड निकलती है। समझो ये वूम में बेबी है, तो वो गन जाती है, बेबी को टक्कर मार के वापस आती है, वो अल्ट्रासाउंड। और यहाँ पर एक रिसीवर होता है, जो रिसीव्ड वेव्स होती है ना, रिसीव्ड वेव्स हमको इमेज बताती है, उस बेबी का इमेज बताती है। तो एक सेकंड में वो 20-25 बहुत सारे, एक सेकंड में मल्टीपल इमेजेस हमको बेबी के दिखते हैं। कहाँ पे? सोनोग्राफी के लिए, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं। इसलिए अगर सोचो बहुत सारी इमेजेस अगर मैं एक साथ देखूं, फ्लिप बोर्ड की तरह अगर मैं एक साथ देखूं, तो मुझको एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है, राइट। तो इसीलिए जब सोनोग्राफी हम लोग यूज करते हैं ना, तो हमारा जो बीच में जो बेबी होता है वो मूव करते हुए दिखता है, राइट, है ना। तो इसके अंदर हम लोग सोनोग्राफी यूज करते हैं। इसके अंदर आपको सोनोग्राफी, इस कॉन्सेप्ट में आपको साउंड के बारे में पता होना चाहिए, साउंड के बारे में पता होना चाहिए, राइट, साउंड के बारे में पता होना चाहिए। सोनोग्राफी हो गया। लास्ट इज ऑक्सीमीटर। चलो यार, ये तो अभी इतना कोरोना हो गया तो ऑक्सीमीटर आप लोगों ने देखा ही होगा। बस मुझे इतना जल्दी से बता दो कि जो ऑक्सीमीटर होता है ना, ऑक्सीमीटर जो होता है, तो उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन कैसे पता चलता है, जरा ये बताओ क्या होता होगा, जरा लॉजिक लगाओ। हाँ, पल्स रेट पल्स रेट पता चलता है, उसको बोलते हैं, देखो इस मशीन को बोलते हैं SpO2, है ना, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, SpO2 एंड पल्स ऑक्सीमीटर, ऐसा नाम है उसका।
तो सबसे मैं पूछ रहा हूँ ये ऑक्सीजन जो बताता है, सबसे पहले तो ये बताओ ऑक्सीजन कितना परसेंट में होना चाहिए? 70 to 99%. हाँ 7 कितना 70 अबाउ हेल्दी 95 ऑक्सीजन 99, 99, 95 99. to 100 के बीच में। 94 to 9900 के बीच में, है ना? तो एक मिनट, तो ये रेंज में होना चाहिए। पर 90% ऑक्सीजन का मतलब क्या है? मतलब क्या है 90% ऑक्सीजन? कहाँ है? किस चीज का ऑक्सीजन है? हमारे सांस लेते वो ऑक्सीजन है, लंग्स का किस चीज का ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन तो हम ब्रीदिंग के जरिए निकालते हैं, डाल जो भी है, ब्लड ब्लड। अच्छा, तो अब वो ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन ये मशीन किस तरह से बताती होगी? ये मशीन तो मैंने क्लिप कर दिया, तो मशीन किस तरह से ब्लड का ऑक्सीजन बताती होगी? ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे किस तरह से। चलो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो तो बना लो। स्क्रीनशॉट आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम फाइनली बात करने वाले ऑक्सीमीटर के बारे में, फिर इस लेसन का हम लोग एंड कर देंगे। ऑक्सीमीटर, देखो ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीमीटर के अंदर क्या होता है? ये इस तरह से दो फ्लैप होते हैं, इसके अंदर मैं मेरा फिंगर डालता हूँ, राइट? फिंगर डालता हूँ। अब क्या होता है, ये जो ऊपर वाला एंड है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, इसको बोलेंगे रिसीवर, इसको बोलेंगे रिसीवर। ठीक है, अब ये समझने से पहले सबसे पहले हमारी फिंगर्स के बारे में बात करते हैं। हमारा फिंगर जो है ना, उसके अंदर, ये मेरा फिंगर है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स होते हैं। वेन्स के अंदर ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। समझो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है ना, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। स्पेलिंग को भूल जाओ, ठीक है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दिखता किस तरह से? ये वाटी की तरह दिखता है, कटोरी की तरह, ठीक है? और जो ऑक्सीजन होता है ना, इस हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठा हुआ होता है, इस हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठा हुआ होता है। इसका मतलब इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, और इस हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठा हुआ है। लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वो खाली होता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता। तो समझो ये ब्लड में से हीमोग्लोबिन बह रहा है, ये अलग अलग हीमोग्लोबिन है। होता क्या है, यहाँ से ये ट्रांसमिट लाइट यहाँ से पास होती है, राइट? यहाँ से लाइट पास होती है। लाइट पास होने की वजह से क्या होता है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट है ना, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल 100 लाइट गिर रही है, 100 लाइट गिर रही है, और इसके अंदर 94 ऑक्सीजन है। सारे हीमोग्लोबिन के अंदर 94 इस तरह के ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तो वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मतलब यहाँ पे लाइट कितनी है कि समझो 94 यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ पर जो लाइट जाती है वो 6% की लाइट जाती है। तो मतलब नीचे 6% लाइट गई, इसका मतलब ये है कि 94% लाइट जो है ऑक्सीजन ने एब्जॉर्ब कर ली है मेरे फिंगर के अंदर, राइट? फिंगर के अंदर के ऑक्सीजन ने 94% लाइट एब्जॉर्ब किया है। 94% लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन 94% है। समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ यस पर, सर। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ से लाइट डालो, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर 94% लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ने 94% लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, बची कुची नीचे जाएंगी। जो बची कुची लाइट नीचे गई है, जो बची कुची लाइट नीचे गई है, वो ही हमको बताएंगे कि भाई कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। जनरली 94 to 99 आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, 94 93 के नीचे होता है, तो तुरंत आप मेडिकेशन लेके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है? दिस इज ऑक्सीमीटर। इसके अंदर हमको कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, पहले ये देख लो। एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर। तो हमको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से लाइट निकलती है तो लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन। यहाँ पे कंप्यूटेशन होने की वजह से, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन के लिए हमको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। कैलकुलस प्लस प्लस हमको बेसिक मैकेनिक्स के कुछ रूल्स का भी यूज करना पड़ेगा, बताऊंगा बाद में।
इस तरह से। तो हमको अलग अलग फील्ड में ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। इसलिए अगर आप मेडिकल फील्ड से होंगे तो सारा फिजिक्स का ये जो मैंने पार्ट डिस्कस किया है, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना है, ठीक है। और आप अगर इंजीनियर हो तो आपको किसी भी फील्ड के लिए मशीन बना के आपको देना ही पड़ेगा। वो मशीन बनाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपका अभी तक फ्यूचर डिसाइड नहीं, और आपने अगर तक डिसाइड नहीं किया है मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर खत्म होता है हमारा, और हमने पहला लेक्चर पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है। जनरली फिजिकल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, फोर्सेस पक्का करना है, वो एंट्रेंस आते हैं, एंट्रेंस में उसके क्वेश्चन आते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन सारे देख लेना, ठीक है। और बीच में हमने कुछ तो भी कैलकुलेशन का पार्ट किया था, राइट, वो वाले कैलकुलेशन का पार्ट भी देख लेना। ऑफलाइन कब शुरू होगा गुंजन कुछ पता नहीं, ऑफलाइन कब शुरू होगा, पर होप करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में तो हो जाए नेक्स्ट मंथ में, होप करते हैं। हम भी वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी ऑनलाइन लेना बड़ा दिक्कत का काम है ना। ओके ओके, तो यहाँ से और अच्छा, और एक अनाउंसमेंट, जो हमारा परसों का फिजिक्स का क्लास मेरा होने वाला है, वो क्लास मैं लीव पर हूँ, तो वो वाला क्लास नहीं हो परसों का। मैं ऐसे ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, पर आपको बता देता हूँ मैं पर्सनली कि हमारे जो परसों को जो फिजिक्स का जो क्लास होने वाला है, ये टाइम पर जो होता है, परसों मतलब मंडे को फिजिक्स का क्लास नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो आपको मंडे के दिन फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली बोर्ड का मेरा जो फिजिक्स है वो पार्ट के लिए छुट्टी है, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू। आप अगर लीव करना चाहते हो तो लीव हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लीव होना चाहते हो तो लीव हो जाए।